हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट, और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं 8 स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, अगर आप यंग आयुर्वेद डॉक्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये होगा राइट डायग्नोसिस, यानी जब पेशेंट आपके पास आता है तो पूरी तरह से पहचानिए कि इसकी बीमारी क्या है। अब इसका मतलब क्या है राइट डायग्नोसिस का? इसका मतलब यह होता है कि उस पेशेंट के शरीर में कोई एबनॉर्मेलिटी है, विकृति है। आपको यह जानना है कि वो विकृति कहाँ है। पहला नंबर, वो साइट जानना है, विकृति कहाँ है, विकृति क्या है, उसकी टाइप क्या है, यानी वो इन्फ्लेमेशन है, ट्यूमर है, इन्फेक्शन है, नेक्रोसिस है, क्या है। नंबर 2 और नंबर 3, उस विकृति का कारण क्या है। ये 3 चीज़ें जानी। फिर चौथे नंबर पे आपने ये जानने का प्रयास करना है कि इस प्रोसेस से ये विकृति इस पेशेंट को हुई है, यानी संप्राप्ति आपने खुद बनानी पड़ेगी। तो ये 4 चीज़ें अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस पेशेंट की बीमारी या रोग क्या है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। फिर आपको ये भी जानना है कि वो पेशेंट जो है वो क्या है, उस पेशेंट के शरीर के अंग कैसे हैं, किस इन्वायरमेंट में रहता है, उसकी ओवरऑल इम्यूनिटी पावर क्या है, उसके स्टमक की कंडीशन क्या है, उसके किडनीज की कंडीशन, लिवर की कंडीशन, ब्रेन की कंडीशन क्या है। यानी पेशेंट के बारे में, रोगी के बारे में, रोगी की स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को भी जानना है। जब आप ये जान जाते हैं तब वो डायग्नोसिस राइट डायग्नोसिस माना जाता है। स्टेप नंबर 1 हो गया। इसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। अब फ्रेंड्स, आपने सही दवाई का चुनाव करना है। अब ये सबसे मुश्किल काम है। आप आयुर्वेद के ग्रंथ खोल के देख लीजिए, एक एक रोग के लिए 400-400 दवाई दी हुई है। सही दवाई कौन सी होती है? सही दवाई का चुनाव करना कठिन है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक कोई ऐसी मेडिसिन जिसको आचार्यों ने भी बार बार उस रोग की चिकित्सा में यूज़ किया है, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी हुई है पिछले 100 साल में, आपने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना भी है और खुद भी करके देखा है कि ये काम करती है, तो समझ लीजिए ये राइट मेडिसिन है। एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए आपके पास अम्ल पित्त का पेशेंट आता है और आप सोचते हैं कि ऐसी कोई मेडिसिन हो सकती है क्या, तो आप देखिए कि कौन सी मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ हुई होगी। एक मेडिसिन आपके सामने आ जाती है, मधुयष्टि, मुलट्ठी। आचार्यों ने भी वर्णन किया है, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी हुई है और बहुत सारा आपने उसके बारे में सुना भी होगा, आपका भी अपना कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा। तो मुलट्ठी को अगर आप अम्ल पित्त में यूज़ करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। इसी तरह से और भी बहुत सारी मेडिसिन, राइट मेडिसिन हैं, और हम अपने वीडियोज़ में अपनी ज़िंदगी भर के एक्सपीरियंसेस के ऊपर आपको राइट मेडिसिन बताते ही रहते हैं। आप वहाँ से भी देख लीजिए, आपको यहाँ से गाइडलाइन मिल जाएगी। लेकिन औषधियाँ संख्या में कम चुनिए, ये मैं बता रहा हूँ। मात्रा पूरी दीजिएगा वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा स्टेप हो गया राइट मेडिसिन का सिलेक्शन। तीसरे पे आते हैं। अब जो मेडिसिन आपने सिलेक्ट की उसकी डोज आपको राइट देनी पड़ेगी। उसका मतलब क्या है कि मान लीजिए चूर्ण है, चूर्ण की डोज होती है 3 से 6 ग्राम। अगर आप 3 से 6 ग्राम से कम डोज में देंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। उसी तरह गुगलू हैं बहुत सारे, 1 से 3 ग्राम तक डोज होती है। एक डोज की बात कर रहा हूँ, वो आपको दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार देना है। मान लीजिए आप 250 मिलीग्राम गुगलू रोज़ का खिलाते हैं कोई, या 2 बार खिलाते हैं, कुछ नहीं होने वाला है, तो राइट डोज आपको देनी पड़ेगी। ये तीसरा स्टेप है। और चौथा स्टेप है कि आपको उस मेडिसिन की फॉर्म पूरी सही देनी पड़ेगी। फॉर्म का मतलब होता है प्रेपरेशन या डोजेज फॉर्म या उसकी कल्पना। मान लीजिए आपने किसी को चूर्ण देना है, चिरायता चूर्ण है, 3 से 6 ग्राम दे सकते हैं। अगर पेशेंट ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है। मान लो आपका पेशेंट कहता है कि मैं इतनी बड़ी डोज नहीं ले सकता, तब क्या करेंगे? तब आपको उसकी फॉर्म बदलनी पड़ेगी। फिर उसको आप एक्सट्रैक्ट देंगे 600 मिलीग्राम की, जैसे हम एक टैबलेट उसकी बनाते हैं, वो आप दे दीजिए। और अब उसी हिसाब से वो 600 मिलीग्राम की टैबलेट निकलती है 3 ग्राम चिरायता चूर्ण से। तो आपको पता है कि अगर मुझे 6 ग्राम देना है तो मैं 2-2 टैबलेट 3 बार दूंगा। तो इस तरह से जितनी सिंगल ड्रग्स हम लोग बना रहे हैं ना,
वो एक्चुअली इसी प्रिंसिपल पे हैं। 3 ग्राम चूर्ण से एक टैबलेट निकालते हैं और आपको अगर 3 ग्राम 3 बार देनी है तो आप 1 टैबलेट 3 बार दे दीजिए। अगर आपको 6 ग्राम 3 बार देना है तो 2 टैबलेट 3 बार दीजिए। फॉर्म बहुत ज़रूरी है, इसको आप याद रखिएगा। ये हो गया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 क्या है? दवाई जो आप यूज़ करते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से बनी हुई होनी चाहिए, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में। तो आप ये भी देख लीजिए कि जिस कंपनी की आप दवाई यूज़ कर रहे हैं क्या वो उसके पास GMP सर्टिफिकेशन है कि नहीं है, और अगर है भी तो अगर आपके पास कोई और तरीका भी है जानने का, टेस्ट करने का, तो भी देख लीजिए कि क्या वो दवाई ठीक है कि नहीं है। मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने आपको एक दवाई दी, उसने एक दवाई को बनाने में उसने बोला कि मैंने इसमें एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, लेकिन एक्सट्रैक्ट उसने डाला है 10 मिलीग्राम और इस तरह से उसने 15 जो इंग्रेडिएंट्स का डाल दिया। क्या काम करेगी? क्या अच्छी तरह से मैन्युफैक्चरिंग होगी? या अगर उसके पास अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो आपको क्या करने जा रही है? वो कंपनी सिर्फ पैसा कमा सकती है, आपको कुछ दे नहीं सकती। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये है 5th स्टेप जो आपको याद रखना है। ये 5 स्टेप हो गए। अब 2 स्टेप्स मैं वो बोलूँगा जब आपको ट्रीटमेंट करते हुए, जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे आपको ध्यान रखने हैं। उसमें से एक स्टेप ये है कि जब आप ट्रीटमेंट चला रहे हैं तो आपका असेसमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है और कई बार जो चिकित्सक है, डॉक्टर है, वो सही तरीके से ट्रीटमेंट का असेसमेंट कर नहीं पाता है, तो उसको पता ही नहीं चलता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो रेगुलरली आपको ब्लड शुगर टेस्ट करानी पड़ेगी। अगर किडनी फेलियर का पेशेंट है तो आपको रेगुलरली उसका ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन कराना पड़ेगा। अगर हार्ट का पेशेंट है तो रेगुलरली आपको उसका अगर ECG करवानी है या उसका ट्रेडमिल टेस्ट कराना है या बाकी और जो टेस्ट्स हैं या एकोकार्डियोग्राफी वो करानी पड़ेगी अगर आपको LVEF देखना है। सिमिलरली असेसमेंट इज़ मस्ट, और वो क्लिनिकल भी होता है, सिम्टोमेटिक भी होता है और लैब टेस्ट्स के ऊपर भी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये हो गया असेसमेंट। इसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट बात आपके ऊपर आती है, जो जिम्मेदारी है, वो ये है कि पेशेंट जब इम्प्रूव करने लगता है उसी समय बहुत लोग भूल कर जाते हैं, डॉक्टर्स भूल करते हैं, सडनली दवाई की डोज कम कर देंगे। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको धीरे धीरे टेपर करते हुए मेडिसिन की डोज को कम करना है ताकि उसकी जो ब्लड लेवल है वो बनी रहे, और धीरे धीरे बॉडी से वो मेडिसिन कम करिए। सडनली कम करेंगे दोबारा रिकरेंस या रिलैप्स का खतरा होता है बहुत सारे रोगों में, तो धीरे धीरे उसको टेपर ऑफ करिए। और कई बार यापीय रोगों में क्या होता है कि आप पूरी तरह से दवाई बंद नहीं कर सकते हैं, आपको बरसों तक या आजीवन वो दवाई देनी पड़ेगी। तो उसमें भी आपको ये रखना है कि इसकी क्या मेंटेनेंस डोज है वो आप तय करेंगे ताकि पेशेंट उसको लगातार लेता रहे और आप बीच बीच में आपको असेसमेंट के लिए आपके पास आता रहे और चेक करवाता रहे। ये हो गए 7 पॉइंट्स। फ्रेंड्स, 7 पॉइंट्स करने के बाद अब आपके पास एक और पॉइंट आता है, वो है 8वां, और वो ये है कि पेशेंट को आप ये ज़रूर बता के रखिए, खास करके जो क्रॉनिक डिजीज़ेस होती हैं, पुराने रोग, कि अगर आपको दोबारा प्रॉब्लम आती है आप बिना टाइम गंवाए हमारे पास आ जाओ, हम आपका ट्रीटमेंट दोबारा शुरू करेंगे। और वो जो पीरियड होता है वो जितना कम होगा इतना जल्दी पेशेंट दोबारा ठीक होगा। अगर काफ़ी लंबे समय के बाद पेशेंट आता है तो फिर वही आपको शुरू से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसलिए पेशेंट को पूरी तरह एजुकेट करिए कि अगर आपको रिकरेंस होती है, रिलैप्स होता है, ये बीमारी दोबारा अपना जो चेहरा दिखाती है तो आपको तुरंत रिपोर्ट करना है ताकि हम आपका ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। फ्रेंड्स, मैंने शॉर्ट में आपको 8 स्टेप बताए हैं। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, आप इनको अपनी रूटीन में डाल सकते हैं। इसको कथा की तरह सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक आप इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। और इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं। अगर आप कहेंगे इन 8 स्टेप्स पे एक एक पूरा फुल वीडियो भी हम आपके लिए बना सकते हैं।
और इतना ज़्यादा इसमें बोला जा सकता है कि एक एक पॉइंट पे पूरा पूरा दिन बोला जा सकता है। ये छोटे बिंदु नहीं है, सिर्फ आपको याद कराने के लिए हमने इन 8 स्टेप्स का बहुत संक्षेप में आपके सामने वर्णन किया है। इनको नोट कर लीजिए, इस आधार पर चिकित्सा करना शुरू करिए। आपको चिकित्सा में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, सफलता जो है वो हैबिट से मिलती है। अगर आप इसको हैबिट में डाल लेंगे तो ऑब्वियसली एक के बाद एक पेशेंट्स आपके ठीक से मैनेज होंगे, आपकी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होती जाएगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। लेकिन हमें बताइए और कौन से वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, वो भी बताइए ताकि हम आपके लिए वो भी बनाएं। और अपना पिछले 40 साल का जो मेरी सहयोगिनी डॉक्टर ब्रजबाला वशिष्ठ का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और मेरा है, और हज़ारों साल से जो आचार्यों का है, वो सब आपके सामने पूरी तरह सरलता से एक प्रैक्टिकल तरीके से हम रख सकें, परोस सकें। ढेर सारा धन्यवाद। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।